महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही। सूत्रों के मुताबिक तो यह भी खबर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो गठबंधन टूट सकता है। तो वहीं एनसीपी शरद पवार आज कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकते हैं। इधर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महायुति में सीटों का बंटवारा करीब करीब फाइनल हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। तो वहीं झारखंड में भी बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में दरार के हालात दिखाई दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के बीच में सीटों को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है। दोनों दलों में तनातनी देखी जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी उपचुनाव में सीटों को लेकर के बात नहीं बन पा रही। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि कांग्रेस को जितनी सीटें चाहिए उतनी नहीं मिल रही हैं। सपा 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ऐसी जानकारी यह भी मिल रही है कि उपचुनाव में कांग्रेस चुनाव नहीं भी लड़ सकती है, या फिर सपा और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह माना जाएगा कि इंडिया गठबंधन टूट सकता है। और चलिए आपको बताएं कि एमवीए में सीटों को लेकर के सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या एमवीए में टूट हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा। इसी के साथ सीटों को लेकर के एमवीए में बात नहीं बन पा रही है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में ठनी हुई है। उद्धव ठाकरे ने एमवीए में अलग होने की धमकी भी दे दी है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। आपको बताएं कि अगर उन्होंने सीधे तौर पे कहा है बात मेरी नहीं सुनी गई तो एमवीए से अलग हो जाएंगे हम। सीटों को लेकर के नहीं बन पा रही है बात। आज शरद पवार जारी कर सकते हैं प्रत्याशियों की लिस्ट, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। तो इसी तरह से हम आपको बताएं कि हो सकता है कि इंडी गठबंधन में चुनाव से पहले जो है वो टूट यहां पर देखने को मिले। तो सीटों को लेकर के एमवीए में बात नहीं बन पा रही है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में ठनी हुई है। नाराजगी साफ तौर से नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने दो टूक कह दिया है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो एमवीए से अलग हो सकते हैं हम। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि एमवीए से अलग हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। ये बात, ये धमकी उन्होंने सीधे तौर पर दे दी है। सीटों को लेकर के बात नहीं बन पा रही है। आज शरद पवार जारी कर सकते हैं प्रत्याशियों की लिस्ट और इस पर हर किसी की निगाह है कि किस तरह से जो है इंडी गठबंधन के अंदर में जो है कैसे इस पर बात बन पाएगी। और चलिए वहीं आपको बताएं कि इधर उत्तर प्रदेश में जैसे 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के सपा और कांग्रेस के बीच में सहमति नहीं बन पा रही है। जहां पर कांग्रेस की मांग है कि 5 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्हें सीट के तौर पर सिर्फ 2 सीटें मिल पा रही हैं। यूपी में भी टूट सकता है इंडिया गठबंधन, इसके भी आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। सपा और कांग्रेस में सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही। सपा 7 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है अपने। सपा कांग्रेस को 2 सीटें दे रही है। कांग्रेस चुनाव लड़ने से मना कर सकती है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसी एक तस्वीर देखने को मिली थी जब मंत्री पद की शपथ और सीएम पद की शपथ ले रहे थे। उस वक्त में भी कांग्रेस उनसे अलग हो गई थी, यानी कि बाहर से समर्थन दिया। तो वहीं सपा को चुनाव में समर्थन कर सकती है कांग्रेस, बाहर से ही ये जो है आसार नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए 5 सीटें मांग रही है। 25 अक्टूबर को है नामांकन के लिए आखिरी तारीख, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद देखिए सीटों के बंटवारे को लेकर के किस तरह से घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की एक बार फिर से हम आपको बात बता दें और वहां की कैसी तस्वीर दिख रही है वो आपको दिखाते हैं। तो यहां पर भी जो इंडिया गठबंधन है वो टूट सकता है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस में सीट को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है। समाजवादी पार्टी पहले ही उपचुनाव को लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है और 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतार चुकी है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दे रही है, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों की मांग की थी। कांग्रेस चुनाव लड़ने से मना भी कर सकती है, ऐसी भी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी को चुनाव में समर्थन बाहर से कर सकते हैं, यानी कि साथ में ना रह करके बाहर से ही भले समर्थन करे। जो मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में जो तस्वीर दिखी थी, कुछ ऐसी स्थिति जो है उपचुनाव के दौरान में आपको उत्तर प्रदेश के अंदर में देखने को मिल सकती है। कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए 5 सीटें मांग रही थी। 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। तो ये हम लगातार आपको बता रहे कि कहां पर क्या-क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो वहीं बीजेपी जल्द जारी करेगी यूपी की लिस्ट। जी हां,
बीजेपी के लिस्ट पर भी हर किसी की निगाह जो है वो बनी हुई है कि यूपी की लिस्ट आखिरकार कैसे और कब बीजेपी जारी करने वाली है। तो ये तस्वीर भी जल्द जो है वो साफ हो जाएगी। बीजेपी की लिस्ट उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर के आ जाएगी और आपको बताएं कि लिस्ट में ओबीसी दलित वर्ग की छाप जो है खास तौर से दिखाई देगी। प्रभावी भागीदार के तौर पर वो नजर आएंगे। ओबीसी दलित की भागीदारी से समाजवादी पार्टी की घेराबंदी हो सकती है, जो लोकसभा में जहां पर बीजेपी मात खा गई थी। उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने बनाया है प्लान और समाजवादी पार्टी को पीडीए को ध्वस्त करने का ये पूरा प्लान जो है वो यहां पर तैयार किया गया है। तो सीधे तौर पर जिस तरह से अभी तस्वीर दिख रही है, हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बनाने की तैयारी, लेकिन इंडी गठबंधन के अंदर में जो है वो बात नहीं बन पा रही है सीट बंटवारे को लेकर के, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर के। और चलिए हमारे साथ जो है रजनीश सिन्हा पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अखंड प्रताप शाही जो है वो भी हमारे साथ यहाँ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक शर्मा है वो भी हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ रहे हैं। आंचल यादव है दिल्ली से, वो भी हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ रही हैं। और आप सभी से हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, रुक करते हैं रजनीश आपका यहाँ पर। रजनीश, क्या तस्वीर आपको बिहार के अंदर में नजर आ रही है? क्योंकि हम जिस तरह से इंडी गठबंधन को लेकर के बातचीत कर रहे हैं कि टूट के आसार हर एक स्टेट में चुनाव से पहले देखने को ये मिल रहा है। ये हरियाणा के रिजल्ट के बाद से ही ऐसी स्थिति जो है वो नजर आ रही है। पटना में आपको इंडिया और खासतौर से बिहार में इंडी गठबंधन की कैसी तस्वीर दिख रही है? देखिए किरण, मैं आपको दोनों जगह की बात बता देता हूं। बिहार में जहां तक है, यहां तो इंडी गठबंधन बिल्कुल साथ में, उन्होंने 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, चारों सीट पर कैंडिडेट अनाउंस किए। मामला झारखंड में जा फंसा है। झारखंड में तो स्थिति यह है कि हर घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त बढ़ाया जा रहा है। आरजेडी ने आज 11 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को दिया था, वो वक्त बढ़ के 1:30 बजे की हो गई है। 70 सीट आपस में जेएमएम कांग्रेस ने बांट ली है। अब वाम दल और आरजेडी नाराज हैं। तेजस्वी यादव रांची में कैंप कर रहे हैं। हेमंत सोरेन से लगातार उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन बात बन नहीं पा रही है। 4 सीटें आरजेडी को देने को तैयार थे। जब आरजेडी नाराज हुई तो 6 सीट तक बात चली और आरजेडी 17 सीट चाह रही है। किरण जी, बिल्कुल रजनीश, यहां से मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो पहुंच चुके हैं रांची, और सीधे तौर पर कि जब हम सब यहां मौजूद, तो अकेले में जेएमएम और कांग्रेस जो है वो किस तरह से सीट का बंटवारा कर सकती है, ये नाराजगी। लेकिन इन सबके बीच में एक नाराजगी कांग्रेस के विधायक की भी सामने आ रही है, खासतौर से सीट को लेकर के जो जानकारी मिल रही है कि वो अब दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में आलाकमान से बातचीत करेंगे। देखिए, पार्टी के अंदर की जो नाराजगी है वो तो सब में चल रही है। वो बीजेपी के अंदर भी है, कांग्रेस के अंदर भी है। क्योंकि नहीं रजनीश, ये नाराजगी कांग्रेस के इस विधायक की जेएमएम से है। जेएमएम अपने उम्मीदवार उतारना चाह रहे हैं वहां से, और ऐलान भी लगभग संभव है कर दिया जाएगा, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे नाम का ऐलान हो। बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा हूं कि कैंडिडेट्स की अपनी नाराजगी है अलग अलग सीट्स को लेकर, जहां पर वो सीट का एडजस्टमेंट, और कांग्रेस और जेएमएम ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उनका कहना है कि अभी हम आपको बताएंगे, चूंकि उनकी बात अभी वामदल और आरजेडी से बनी नहीं है, तो कैंडिडेट्स अपने अपने जुगाड़ के लिए जरूर पहुंच जाते हैं दिल्ली आला कमान के पास। लेकिन अभी भी सीट की क्लियरिटी कांग्रेस और जेएमएम ने नहीं दी है, चूंकि बात ही नहीं जब बनी है तो कैंडिडेट का भागदौड़ से कोई फायदा होगा नहीं। सबसे पहले तो आरजेडी और भाकपा माले को मनाना है। सीपीआई और सीपीएम नाराज हो चुकी है, वो 15 सीट पर अलग चुनाव लड़ेगी, ये भी तय माना जा रहा है। 3 बजे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भाकपा माले ने 6 सीट मांगी थी, उनको 3 सीट मिली है। तेजस्वी यादव मांग रहे थे 17 सीट, उन्हें 4 सीट मिली है। तो अभी तो इनको पार्टी लेवल पे ही एडजस्ट करना है, उसके बाद पार्टी के अंदर सीट की बात आएगी, फिर कैंडिडेट की बात आएगी। और आज का दिन बहुत बिल्कुल लग रहा है जयप्रकाश पटेल जो है बहुत जल्दबाजी में है रजनीश, बहुत जल्दबाजी में है, क्योंकि पार्टियों में ही सीटों का बंटवारा नहीं और यहां पर वो अपनी सिर्फ दावेदारी ठोक रहे हैं। चलिए देखना है कि आलाकमान उनके लिए क्या कुछ यहां पर जो है खुशखबरी लेके आते हैं, या ये कहते हैं पहले पार्टी के अंदर में तो सीटों का बंटवारा हो जाने दीजिए, उसके बाद आपकी सीट को देखा जाएगा। यहां पर अखंड आपका हम रुख करेंगे और आपसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर कुछ ऐसी नजर आ रही है इंडी गठबंधन को लेकर के खासतौर से, और खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अगर हम बात कर ले, नाराजगी है। एक साथ लोकसभा के चुनाव में उतरते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन, लेकिन उसमें यह कहा जाता है, या जानकारों की माने, या जब पॉलिटिकल एनालिस्ट जो इसको पूरी तरह से देखते हैं विशेषज्ञ, तो वो यही कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी ने यहां पर काम किया है। तो क्या ये माने कि समाजवादी पार्टी का हौसला बहुत ज्यादा बुलंद है, अखिलेश यादव का हौसला बुलंद है, और इसलिए वो कांग्रेस रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी यहां पर वर्कआउट करती है, इसलिए कांग्रेस अगर नाराज भी होती है तो अखिलेश यादव उसको ज्यादा तवज्जो देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं।
बिल्कुल, फिलहाल तो यही दिख रहा है कि अखिलेश यादव उसको बहुत तवज्जो देने की स्थिति में नहीं है या उसके मूड में नहीं है। दूसरी चीज जो समझने की बात है कि जिस तरीके से चाहे मध्य प्रदेश का इलेक्शन रहा हो, चाहे हरियाणा का इलेक्शन रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का रहा हो, या फिर अभी जो चल रहा है महाराष्ट्र का इलेक्शन, इन सभी जगहों पे एक तरीके से समाजवादी पार्टी को हाशिए पे रखा गया। 3 जगहों पे तो सीट ही नहीं दी गई, इंडी गठबंधन का हिस्सा ही नहीं माना गया। इसलिए नहीं माना गया क्योंकि उन राज्यों में चाहे जम्मू कश्मीर, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन तीनों में कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया कि यहां चूंकि आपका कोई जनाधार नहीं है, आपका कोई बड़ा काडर नहीं है, तो इसलिए आपको यहां पे देने का कोई मतलब नहीं है। हमारा उत्तर प्रदेश में आपके साथ गठबंधन रहेगा। अब जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो अखिलेश यादव यहीं पे, चूंकि हरियाणा का रिजल्ट आया, हरियाणा के रिजल्ट के बाद अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कैंडिडेट अपने घोषित किए, 6 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिए अगले दिन, तो उसके बाद से यह समझा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अब कांग्रेस को सबक सिखाने की भी ठान ली है। और कांग्रेस को एक तरीके से वो ये बता रहे हैं कि यूपी में अगर आप आते हैं तो यूपी में बड़ा भाई का किरदार समाजवादी पार्टी निभाएगी, न कि कांग्रेस निभाएगी। और ये चीज साफ दिखाई दे रही है जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से अब तक 9 सीटों में से 6 सीटों पे कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं। अगर 10वें सीट पे भी चुनाव होता, यानी मिल्कीपुर पे होता, तो 7 सीटें उनमें शामिल हो जाती, यानी 3 ही सीट उन्होंने अभी तक छोड़ी है और इनमें से भी वो केवल 2 सीटें छोड़ने के लिए तैयार हैं कांग्रेस के लिए। तो ऐसे में कुंदरकी, खैर और मीरापुर, ये 3 सीटें ऐसी हैं, माफ कीजिएगा, कुंदरकी, मीरापुर और गाजियाबाद, ये 3 सीटें ऐसी हैं जो छोड़ने के लिए वो तैयार हैं। बाकी की सभी सीटों पे समाजवादी पार्टी मन बना चुकी है। आज से कैंडिडेट का नामांकन भी शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव पूरे यादव परिवार के साथ, या यूं कहा जाए कि मुलायम सिंह कुनबे के साथ और तमाम और सांसदों के साथ मौजूद हैं इस समय करहल में, जहां पे तेज प्रताप यादव का नामांकन होना है। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। तो ये जो पूरा माहौल है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ले कांग्रेस के रुख की अगर बात करें तो कांग्रेस भी अड़ी हुई है कि वो कम से कम 5 सीटों पे उसे चुनाव, बिल्कुल। और जो खबर आ रही है अखंड है कि कांग्रेस हो सकता है बाहर से समर्थन दे। जो जम्मू कश्मीर में तस्वीर दिखी कि उन्होंने एनसी को बाहर से समर्थन दे दिया जब उनकी बात नहीं मानी गई, तो एक नाराजगी है, लेकिन इंडी गठबंधन को मजबूत दिखाना है, इसलिए बाहर से समर्थन का एक फॉर्मूला कांग्रेस अपना रही है फिलहाल। देखिए, यहां समझना होगा कि वहां चुनाव होने के बाद कैंडिडेट जो उनके जीते, 6 सीटें उनके कांग्रेस के पास आई, उसके बाद उन्होंने सरकार बनाने में ऐसा किया था। यहां पे सरकार की स्थिति नहीं बन रही है। यहां पे चुनाव लड़ना है, आपको जनता के बीच में जाना है और ये लिटमस टेस्ट समझा जा रहा है आने वाले 2027 के चुनाव को मद्देनजर। तो ऐसे में कांग्रेस ऐसी गलती नहीं करेगी कि वो बाहर से जाके बात करे। वो जरूर है कि वो कैंडिडेचर अपना उतारेगी, अगर बात नहीं बनती है, एक सहमति नहीं बनती है और सहमति नहीं तैयार होती है, तो ऐसे में कांग्रेस मुमकिन है कि सभी सीटों पे, सभी 9 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतार दे। क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही कहा है कि वो अपने पर्यवेक्षक, अपने प्रभारी उतार चुकी है और तमाम जगहों पे उसके कैंडिडेट भी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखना है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, यानी कि 10 सीटों पर जब उपचुनाव होना है तो क्या तस्वीर निकल करके सामने आती है। अखंड, वापस से हम आपका रुख करेंगे अभिषेक आपसे, क्योंकि महाराष्ट्र में तो कुछ अलग ही तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है और मुझे लग रहा है काफी रोचक वो तस्वीर भी है। अखिलेश यादव की एंट्री होती है, समाजवादी पार्टी की एंट्री हो जाती है इंडी गठबंधन के जरिए महाराष्ट्र के अंदर में और पांव फैलाने की एक कोशिश है, लेकिन उद्धव ठाकरे नाराज हो जाते हैं कि बात नहीं मानेंगे तो हम अलग से चुनाव जो है वो लड़ेंगे, हम इस गठबंधन को ही छोड़ देंगे। तो ये क्या अभी फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर में किस तरह की एक राजनीतिक उथल पुथल और इंडी गठबंधन में उथल पुथल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, इंडी गठबंधन जो है यानी महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में है, उसमें बिल्कुल आपस में जो मतभेद देखने को मिल रहा है, आपस में बड़े खींचतान देखने को मिल रहा है। उसमें सबसे बड़ा खींचतान अगर किसी के बीच में है तो वह है कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाले शिवसेना के बीच में है। और यही कारण है कि देखिए, संजय राउत के जो बयान, तल्ख वाले बयान आते हैं, उसमें जो नाना पाटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ लगातार बयान आते हैं। दोनों के बीच में, नेताओं के बीच में इतनी तू-तू-मैं हो जाती है कि रमेश चन्नीथला जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी हैं, उद्धव ठाकरे घर जाते हैं, उन्हें मनाते हैं कि नहीं, हम तो मामला सॉल्व कर लेंगे और बातचीत से मामला हल हो जाएगा। लेकिन देखिए, उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बहुत बड़ा एक चाल चली गई है, यूं कहें, क्योंकि उन्होंने एक पत्र लिखा है, लिखित यानी ऑन द रिकॉर्ड, उन्होंने एक पत्र लिखकर महाराष्ट्र के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनको पत्र लिखा है कि विदर्भ में, मराठवाड़ा में कुछ 15 सीटें ऐसी हैं, मुंबई में कुछ सीटें ऐसी 15 जो हमें चाहिए ही चाहिए, यानी शिवसेना को चाहिए और उसके बाद बात नहीं बनने वाली है। कांग्रेस इस बात पर काफी नाराज है। आखिरकार उनको जरूरत क्या थी कि ऑन द रिकॉर्ड लेने की, पत्र लिखने की जरूरत क्या थी? और इसी बात को लेकर कांग्रेस के जो हाईकमान है उन्होंने
कल की जो सीएसी की मीटिंग थी दिल्ली में उसको कैंसिल किया और आज मीटिंग होने वाली है और कांग्रेस ने कहीं न कहीं यह फैसला ले लिया है कि हम इस बात पर तय करेंगे कि आखिरकार उद्धव ठाकरे का आगे का रुख क्या होता है, किस तरीके से जाते हैं। वेट एंड वॉच की भूमिका में आ गई है कांग्रेस। कांग्रेस इस बात से काफी नाराज है कि उन्होंने लिखित पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं थी। इतना ही नहीं, इस बीच कई सारे समीकरण लगातार तेजी से बदल रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, ये भी हम समझना चाहेंगे क्योंकि आपने शुरुआती दौर में जब ये बात कही कि उद्धव ठाकरे यानी उनकी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो है ज्यादा चुनौती बनी हुई है सीट शेयरिंग को लेकर के, क्या समाजवादी पार्टी यहां पर सिरदर्दी नहीं है? क्योंकि संभवतः अब तक ये तस्वीर निकल करके आ रही थी कि समाजवादी पार्टी 12 सीटों की मांग कर रही है और जो कांग्रेस का शायद टूट करके देने का हो सकता है कि यहां पर हो सके, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ गिरा है, कांग्रेस का वर्चस्व गिरा है यहां पर, उद्धव ठाकरे नहीं बिल्कुल भी चाहेंगे कि जो उनकी पैठ महाराष्ट्र के अंदर में है उसे कम यहां पर किया जाए। तो सिरदर्दी समाजवादी पार्टी की नहीं है इंडी गठबंधन के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अब्बासी आजमी महाराष्ट्र के, उन्होंने कल शरद पवार से मुलाकात किया। शरद पवार से मुलाकात करने का मतलब साफ है कि शरद पवार जो कि महाविकास आघाड़ी के एक सूत्र हैं, एक बड़े कहते हैं उनको आदरणीय के रूप में लोग मानते हैं और इसलिए उनके पास जानना, तो शरद पवार एक ऐसे राजनीतिक खिलाड़ी हैं कि कहीं को रास्ता निकालेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की बात अगर मुंबई महाराष्ट्र में कर लो तो समाजवादी पार्टी का बहुत अधिक वर्चस्व महाराष्ट्र में उतना नहीं है। हाँ, कुछ सीटों पर वर्चस्व है, इसलिए महाविकास आघाड़ी को पता है कि अगर कुछ ऐसी बात बिगड़ती है तो कोई खतरा नहीं होगा। देखिए, ये बता दूं आपको, क्योंकि देखिए अब्बासी आजमी जो कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी को, वह यहाँ के विधायक ही हैं। रईस खान उनके रईस शेख है, उनके पार्टी के वह विधायक हैं। तो जो सीटों पे ऑलरेडी उनके हैं, उन्हें पता है कि वो सीटें तो उन्हें मिल जाएगी, उस सीटों को मांग कर रहे हैं और इस सीटों को लेकर ज्यादा अब्बासी आजमी ज्यादा आक्रामक है। कम से कम वह सीट तो उन्हें मिल जाए जिस सीट पर वो चुनाव लड़े हुए हैं और जीते हुए हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, उस सीटों पर बिल्कुल सारे। देखिए, एक बात तो साफ है कि अब्बासी आजमी ने यह भी कहा था कि हम 12 की मांग कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि 12 ही के 12 हमको चाहिए। देखिए, यानी संभवतः यहाँ पर जो है मना लिया जा सकता है समाजवादी पार्टी को, वो बहुत बड़ी सिरदर्दी नहीं है। आपके पास वापस लौटेंगे आंचल, आपके पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम जिस तरह से ये सियासी घमासान जो है महाराष्ट्र के अंदर में मचा हुआ है उसको लेकर के संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं वो हम सुनाते हैं। बात ऐसी नहीं है, कांग्रेस की लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमान दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है, तो जिनकी हाईकमान दिल्ली में है उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। तो आप यहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत को सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि आज शाम तक जो है सब कुछ हम क्लियर कर देंगे, लेकिन हाँ, आलाकमान दिल्ली बैठते हैं इसलिए दिल्ली जाना होता रहता है, इससे कोई अर्थ नहीं निकल पाता है। इसको समझने के लिए हम अभिषेक आपका रुख करेंगे, लेकिन आंचल हम आपके पास आते हैं क्योंकि इंडी गठबंधन की जो अभी स्थिति बनी हुई है, हमने हरियाणा में देखा जब कांग्रेस से कहा गया, आम आदमी पार्टी ने भी कि गठबंधन हो, आखिरी तक बातचीत चलती रही। समाजवादी पार्टी भी वहां पर अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहती थी, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में नजर आने के साथ उन्होंने कहा कि हमें नहीं गठबंधन करना है और अकेले वो चुनावी मैदान में जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब उसका असर जो है हर जगह देखने को मिल रहा है, खासतौर से दिल्ली की अगर बात करें, जैसे ही नतीजे सामने आए, अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बड़ी बात कह दी थी कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सबके साथ मिलकर के जाना चाहिए और अब दिल्ली में किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए, गठबंधन का जो आगाज था, जो कि इंडिया गठबंधन का आगाज हुआ था, वो पटना से शुरू हुआ था, फिर बेंगलोर में बैठक होती है, उसके बाद महाराष्ट्र में बैठक होती है और इस तरीके से दिल्ली में भी बैठक हुई। और ये मान के चलिए कि बैठकों का दौर चला और ऐसे में बैठकों के दौर के साथ में ये कस्मे वादे भी किए गए थे कि हर चुनाव साथ साथ लड़ेंगे। लेकिन देखिए, परिस्थिति लगातार बदलती गई। आपने देखा कि एमपी में क्या स्थिति हुई थी सपा और कांग्रेस की, उसके बाद देखिए आपने छत्तीसगढ़ देखा, इसके अलावा आपने देखिए
देखिए, हरियाणा में स्थिति देखिए, अगर हम रिसेंटली चुनावों की बात करें, इसके साथ ही आपने देखा कि कश्मीर में भी समाजवादी पार्टी जो है वो सीटें मांगती रह गई। यहाँ तक कि देखिए 5 सीटें तो वो हरियाणा में भी मांगती रहेगी, लेकिन सीटें नहीं दी गई। इसके साथ ही देखिए अब उपचुनाव आता है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बदला जरूर कांग्रेस से ले लिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जितने भी आला कमान हैं उन्होंने देखिए 2 सीटें देने के लिए बात जरूर कही थी, लेकिन इस पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने इंसल्ट जरूर नजर आई कि भाई 2 सीटें तो नहीं चलेंगी, 5 सीटें कम से कम आप दीजिए। और यही कारण था कि देखिए यहाँ भी जो इंडिया अलायंस है वो बिखरता हुआ नजर आया। इसके साथ ही अगर हम आगे बढ़े तो झारखंड की बात करें या फिर महाराष्ट्र की बात करें, तो अभी भी यहाँ पर भी संशय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से माहौल चल रहा है, दौर अखिलेश यादव जाते हैं महाराष्ट्र में, देखिए बयानबाजी करते हैं, लेकिन अभी तक ये पुख्ता नहीं हो पाया कि महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ में लड़ेगी। क्योंकि आज जिस तरह से हमने कुछ दिग्गजों से बात की जो कि कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, उनका कहना है कि ये तो शीर्ष नेतृत्व की बात है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि जहां पर भी सहयोगी दलों के साथ शीर्षेणिंग का फॉर्मूला बनाया जाता है, तो इस तरीके की जो तनाव है वो थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो आलाकमान के स्तर की बातचीत होती है उसमें अक्सर इस तरह की जो गलत फहमियां हैं या इस तरीके की कह सकते हैं जो एक मतभेद हो जाते हैं, उस मतभेद को दूर करने की कोशिश जरूर की जाती है। लेकिन महाराष्ट्र में भी देखिए स्थिति सही नहीं लग रही है, क्योंकि उधर संजय राउत जो है नाराज नजर आते हैं, उधर अखिलेश यादव को भी ये क्लियर नहीं किया गया बिल्कुल तस्वीर जो है वो बिल्कुल भी सही कहते हैं कि मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में फिलहाल जो है मनभेद भी जो है वो नजर आ रहा है। लेकिन अभिषेक, आपके पास संजय राउत ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि आज जो है हम सब कुछ तस्वीर क्लियर कर लेंगे, क्योंकि चुनावी वक्त है, बिगुल फूंक चुका है। एक चरण में जो चुनाव है वो महाराष्ट्र के अंदर में होना है, ज्यादा वक्त नहीं है, तैयारी भी चाहिए उस हिसाब से। इन सबके बीच में आज शरद पवार भी जो है वो कुछ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकते हैं, तो संभवतः जो इस पे क्लियर होंगे उन्हीं नामों का ऐलान होगा। इन सबके बीच में जो जानकारी मिल रही है कि एक महाशक्ति भी जो है वो यहां पर महाराष्ट्र के अंदर में एक पार्टी, 3 पार्टियां मिलकर के बन रही है। हम चाहेंगे कि क्या वो खेल बिगाड़ सकते हैं बीजेपी का और साथ ही साथ इंडी गठबंधन का? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, अगर हम संजय राउत से शुरुआत करें, संजय राउत वही संजय राउत है जिन्होंने पूरे मामले पर शुरुआत की, और कहीं न कहीं मामला जो गया वो देश में दिखाई पड़ा किस तरीके से कांग्रेस और शिवसेना में किस तरीके से मतभेद है, किस तरह के आपस में खींचतान है। यही संजय राउत आज उनके सुर बदले हैं, कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ सही है, सब कुछ सही हो जाएगा, आज शाम तक फैसला हो जाएगा। देखिए, इसमें 2 चीज समझना होगा। इस पूरे मामले पे, पूरे खेल में बीजेपी बाजी मार ले गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों को उतार कर यह दिखा दिया है कि इनके बीच में मतभेद नहीं है। महायुति यानी जो एनडीए महाराष्ट्र की है उसमें मतभेद नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। यही कारण है कि उन्होंने खुले रूप से अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। और वही कहा है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार के जो लिस्ट है वह भी आज शाम तक आने की संभावना है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में लगातार बीच में खींचतान चल रही है, यह अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन बिल्कुल, मैं वो महाशक्ति पार्टी के बारे में समझना चाहूंगी अभिषेक। महाशक्ति पार्टी 3 पार्टियों के मिलकर, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां मिलकर के एक महागठबंधन यहां पर बन रहा है जिसका नाम दे दिया है महाशक्ति, तो वो खेल बिगाड़ सकते हैं ना आने वाले चुनाव में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जरूरी दर्शकों को समझाना कि उसके पहले हुआ क्या है। सही कहा आपने कि महाशक्ति की बात करें, देखिए एक प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, वंचित विकास आघाड़ी है, उसके अलावा बच्चू कडू की पार्टी है। इतना ही नहीं, आपको महाशक्ति की बात कर दो, इसके अलावा महाशक्ति और पैदा हो गई जिसका नाम है मनोज जरांगे पाटिल, जो कि महाराष्ट्र में मराठाओं के लिए एक बड़े आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। आप देखा होगा मराठाओं का तो उन्होंने कल ही ऐलान कर दिया है कि वह चुनाव लड़ेंगे, उनके लोग चुनाव लड़ेंगे, और जहां जहां भी लोग उनको समर्थन करेंगे कि मराठाओं को आरक्षण दिया जाएगा, उनको वो समर्थन करेंगे, चाहे किसी की पार्टी से भी हो। और सबसे खास बात है, जो उनके टारगेट पे कोई है तो वह है बीजेपी, यानी देवेंद्र फडणवीस, जो कि एक महाराष्ट्र के ऐसे नेता है जो कि कहीं कहीं उनकी आपस में किसी बात को लेकर कई महीनों से मतभेद चल रहा है, उसको कहीं भुला नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे लोगों किया गया, तो कह सकते हैं कि मनोज जरांगे पाटिल, प्रकाश अंबेडकर और बच्चू कडू, ऐसे कई। ठीक है अभिषेक, वक्त की कमी है। रजनीश के पास मैं चलूंगी। रजनीश, बहुत छोटे में जवाब, क्योंकि राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया कि आदिवासियों को खत्म करना चाहती है, उनके इतिहास को बीजेपी खत्म करना चाहती है। क्या अब ये ट्रम्प कार्ड लेकर के जो है राहुल गांधी झारखंड का चुनाव लड़ेंगे? क्या अब इसको उन्होंने अपने हाथ में रख लिया है? पहले संविधान था, उसके बाद जम्मू कश्मीर में 370, अब आदिवासी कार्ड। देखिए बिल्कुल किरण, देखिए सभी को पता है कि झारखंड में SC ST वोट का बहुत इंपॉर्टेंस है।
28 सीटें ऐसी हैं जिस पर सीधे इनका प्रभाव होता है। कोल्हान और संथाल में 2014 में भाजपा ने जब इन इलाकों में ज्यादा सीटें जीती थी, भाजपा की सरकार बन गई थी। 2019 में उनको सीटें कम आई थी, वो सरकार नहीं बना पाए थे। राहुल गांधी भी भली भांति समझ रहे हैं कि आदिवासियों के दर्द को अगर सामने लेकर आएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, चुनाव में जीत ज्यादा आसान हो सकती है अगर इस मुद्दों को लेकर चले तो। लेकिन कितना खुद को जोड़ पाएंगे ये वक्त तय करेगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही कि कितना खुद को जोड़ पाएंगे। वहीं पर देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो जनता को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इधर से हेमंत सोरेन भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम योजनाओं का ऐलान यहां पर किया जा रहा है, लेकिन अपनी ही पार्टी के सहयोगियों को खुश नहीं कर पा रहे हैं या उनके साथ जो गठबंधन में शामिल है।